हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम जुलाई 2019 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2018 का सेट जो है मैथ का वो सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, 2019 में भी पेपर आपका ऑफलाइन ही हुआ था। ठीक है, और ये अभी दिसंबर 2024 में जो आपका पेपर होगा ये भी आपका ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले हमने 2018 का सेट सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये ऑफिशियल जो आपका पेपर हुआ था। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे मासा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है आपको। यदि देखिए x इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है, y और z ये वैल्यू दी गई है, आपको बताना है x और y तथा z का महत्तम समापवर्तक क्या है, एचसीएफ क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पे घात के रूप में वैल्यू दी गई है, तो देखिए एचसीएफ जब निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है आपका, मासा क्या होता है कि तीनों वैल्यू में देखेंगे जो वैल्यू कॉमन होगी, सब में जो होगी वही वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, और सबसे न्यूनतम घात। ठीक है, एक्स वाई जेड में जो सबसे न्यूनतम घात और सब में जो कॉमन होगा वही हम लेते हैं। तो देखिएगा, तो आपका एचसीएफ क्या निकलेगा। देखिए एक्स में क्या दिया गया, देखिए सब में 2 है, इनमें सब में 2 है ना, तीनों एक्स वाई जेड में 2 है, तीनों में 3 भी है, तीनों में 5 भी है, तीनों में 7 भी है। तो हमें देखना है कि सबसे पावर जिसकी कम होगी और सब में जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो देखिए इसमें सबसे 2 की पावर सबसे कम कौन सी है, 2 की पावर है 2। ठीक है, तो आपका एचसीएफ आएगा, पहले 2 की पावर 2 लिया हमने, उसके बाद अब हम आएंगे 3 पर। 3 में सबसे देखिए 3 सब में कॉमन है और सबसे कम घात किसकी है, ये 3 की पावर 2, तो लेंगे 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे 5 को। देखिए यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो सबसे कम पावर किसकी है, 5 की पावर 2 है। ठीक है, 5 की पावर 2। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है, 7 में 7 सब में है, तो 7 की सबसे कम पावर क्या है, 7 की पावर 3 है। ठीक है, तो आप लेंगे 7 की पावर 3। आपने 7 की पावर 3 को ले लिया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आधार जो है वो अलग है लेकिन जो इसकी घात है ये तीनों की क्या है, सेम है। तो अपने घातांक में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m जब होता है तो देखिए इसमें आधार अलग है, a b अलग है। ठीक है, आधार आपका देखिए a इंटू बी, आधार अलग है लेकिन पावर अगर सेम रहती है तो इस इक्वल टू में क्या आता है, ए बी की पावर m हो जाता है। ठीक है, ये एक ही पावर आपकी हो जाती है, ए बी की पावर m हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तीनों में, आगे का जो नंबर है इंटू यहाँ 7 क्यूब लिया हुआ था हमने। ठीक है, अब देखिए ये आधार अलग अलग है तो इसका मल्टीप्लाई करके और इसकी पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने घातांक में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो देखिए 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 की पावर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। 30 की पावर 2 आई, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिए 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि आप यहाँ ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। देखिए 7 का आपको हल नहीं करना है, केवल ये नंबर आपको हल करना था। देखिए 30 का स्क्वायर किस में है, अगर आप ये भी देखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 30 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, तो ये 7 का क्यूब हम वैसे उतार लेंगे, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। ये है 30 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा था 15 का क्यूब 7 की पावर 4, यहाँ 30 का क्यूब 7 की पावर 3 आ रहा था, यहाँ 30 है इंटू 7 की पावर 5, तो आपका आंसर फर्स्ट ही होगा, आपने सॉल्व किया। ठीक है, मासा में क्या देखा जाता है, तीनों में देखिए एक्स वाई जेड में तीनों में जिसकी पावर जो है वो कम होगी, जो कॉमन होता है न्यूनतम वही लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 32 कहा जा रहा है यदि, यहाँ पे देखिए यदि दिया गया है कितना, 52,272 इज इक्वल टू देखिए पी स्क्वायर क्यू का क्यूब और आर की पावर 4, जहाँ पी क्यू और आर अभाज्य संख्याएं हैं तो 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान आपको बताना है। तो देखिए इसका पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो पावर आएगी उसका कंपैरिजन करके हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। p और q की r की जब वैल्यू पता होगी तभी तो हम इसका मान निकाल पाएंगे। आपको ये मान निकालना है, तो ये मान आप कब निकाल पाओगे, जब आपके पास p q और r की वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे p की वैल्यू, उसके बाद q और r की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले इसको आपको 52,272 का हम फैक्टर करेंगे, साथ में आप करते चलिएगा 52,272।
ठीक है, इसको साथ में आप काटते चलिएगा, हमारे पास स्पेस है कम। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर दोबारा से जाएंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर दोबारा 2 से काटेंगे, हम यहाँ काट रहे हैं, हमारे पास स्पेस है कम। फिर देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में है 7, तो 3 से काटेंगे हम, 3 एक नम 3, उसके बाद 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 2 बच रहा है तो 3 नवा 27 होगा। ठीक है, लास्ट में 9 होगा, यहाँ होगा आपका 9। उसके बाद हम फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, इसको आप रफ कापी में काटिएगा, समझ में आपको आएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9, फिर दोबारा से काटेंगे 3 से, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6 और 3 एक नम 3। उसके बाद आपका 11 से जाएगा, 11 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, फिर 11 का एक बार में जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिए फैक्टर आपका बन रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड। ये जो इधर होता है ये आपका अभाज्य गुणनखंड ही होता है। देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक है, हम स्पेस नहीं इसलिए नहीं किया, तो यहाँ 11 का स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर आया, 3 का क्यूब आया, 2 की पावर 4 आ रहा है। अब हम इसको लिखेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं तो अब आपको समझ में आया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 है। आपने फैक्टर करा, फैक्टर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितना 3 आया था, और 11 की पावर आपका 2 आया था। ठीक है, इसमें आपको करना है कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे दिया हुआ है जो वैल्यू, देखिए यहाँ पे, यहाँ पी स्क्वायर है, क्यू की पावर 3 है, आर की पावर 4, तो देखिए आर की पावर 4 का हम पावर से कंपैरिजन करेंगे। देखिए जिसकी पावर आर है, यहाँ पे पावर आर है, इसकी 2 की पावर आर है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ आर की वैल्यू 2 निकलेगी, है ना। अब आपने आर की वैल्यू आपने 2 निकाला, यहाँ से फिर निकालोगे, देखिए क्यू का क्यूब है और यहाँ पे किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई, 3 आएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। फिर पी की वैल्यू, पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे पी का स्क्वायर है, यहाँ 11 का स्क्वायर है, तो मतलब पी का कितना मान आ रहा है, पी का मान आ रहा है, ऐसे निकालना आपको। देखिए जिसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो पी की वैल्यू ये 11 आ जाएगी, तो पी की वैल्यू आपके पास 11 आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे वैल्यू निकालना है, रफ कॉपी में आप निकालोगे तो आपको समझ में आएगा। निकालने के बाद जो पी क्यू आर की वैल्यू आई है आपको यहाँ रखना है, बस आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू रखेंगे। अब आपने मान निकाल लिया यहाँ पे, अब आप वैल्यू रखोगे। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए बार बार काट काट के आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए आपको निकालना है 2p + q - r, तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, देख पा रहे हो, यहाँ से आपको देखना है, आपने अभी वैल्यू निकाला था, एक बार हम लिख रहे हैं, 2 की पावर 4 निकाला था, 3 की पावर 3 निकाला था, और 11 की पावर आपने 2 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 11, तो 2p दिया हुआ है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, प्लस करना है, प्लस में क्या है, q है, यहाँ पे देख लो प्लस में q है, q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू देखिए, इसकी पावर 3 है, तो जिसकी पावर 3, q की पावर कितनी आ रही है, 3 आएगा, तो यहाँ होगा 3, उसके बाद माइनस, और यहाँ पे 2 लगाना है। 2 कैसे आएगा, r की वैल्यू 2 है ना, देखिए यहाँ पे r की पावर 4 है और यहाँ पे इसकी पावर 4 है, तो मतलब r = 2 आएगा, तो यहाँ 2 रखेंगे। अब इसको आपको काटना है, देखिए जोड़ना घटाना है, 22 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 23 आएगा, तो इसका आंसर होगा 23 आपका। ठीक है, इसको एक बार आप सॉल्व करिएगा अपनी रफ कॉपी में साथ में, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 23। केवल आपको क्या करना था, ये 52,272 दिया हुआ था, इसका आप फैक्टर करोगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होगा। बस इसकी वैल्यू इसके साथ कंपैरिजन करके यहाँ वैल्यू रख के आपको मान निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y
72 से विभाज्य है तो आपको 2x + y का मान निकालना है। तो देखिए ये डिविजिबल आपको बताना है। देखिए विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा, वहीं से आपको बताना है। देखिए 72 से विभाज्य है अगर, तो आपको बताना है। तो देखिए आपको पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप इसमें मान रखोगे, तभी तो आपका मान आएगा। तो देखिए पहले हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है ये संख्या जो है वो 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य है तो मतलब हम ये संख्या जब 72 से विभाज्य है तो 9 × 8 = 72, तो ये संख्या जो है वो 9 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है? 8 का डिविजिबल रूल यही होता है कि जो लास्ट का जो 3 डिजिट होता है, जो लास्ट का 3 होता है वो 8 से कटना चाहिए, तब ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, 8 से कटेगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों संख्या देखेंगे। ठीक है, लास्ट की तीनों संख्या, तो हम इसको 8 से भाग करेंगे। देखिए हमारा कितना आता है। ठीक है, 58y, इसको 8 से आप भाग करोगे तो देखिए यहाँ पे करके देखिए, नहीं आप डायरेक्ट वहीं कर सकते हो। देखिए 58y, ये लास्ट का 3 डिजिट है, अगर ये 3 कट जाएगा तब ये 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए आप 8 से इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56 होगा। 56 के बाद 2 बचा, तो 2 में ऐसे y की क्या वैल्यू आपको रखनी है कि वो 8 से कट जाए। तो देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 दूना 16, त्रिका 24 होता है, 8 त्रिक 24 आ रहा है ना। तो अगर हम y की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 4। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, यहीं आप डायरेक्ट काट सकते थे, 8 × 7 = 56 होता है, 2 बचा, तो 2 में y की क्या वैल्यू रखें जिससे ये 8 से कट जाए। तो 2 के साथ अगर हम y की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो 8 त्रिक 24। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू आपने 4 ले आया, y = 4 हो गया। अब हम देखेंगे 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ y = 4 आ गया। जो 9 से विभाज्य होता है उसका क्या नियम होता है, उसका ये नियम होता है कि ये जो भी नंबर दिया हुआ है इन सब को ऐड करोगे तो वो जो संख्या आएगी वो 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, ये 9 का विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो देखिए 1 और 3 कितना होगा, 4 × 4 = 8। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता नहीं है, 8 हो गया, 8 × 5 = 13, और 13 × 8 कितना हो गया, 13 × 8 = 25। 13 × 8 = 25 कहाँ होगा, 13 8 और 4 जोड़ोगे तब आपका 25 आ जाएगा। 8 × 4 = 12, और 12 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 हो गया। तो 25 देखिए 25 + x आया, आपने इसको ऐड किया तो 25 + x आया आपका। x की वैल्यू आपको क्या रखनी है कि ये 9 से कट जाए। अगर देखिए अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है। तो आप 9 से डिविजिबल, ये 9 से विभाज्यता का नियम ही देख रहे हो ना। तो इसका जो ऐड, सारी संख्या ऐड करेंगे और इसमें हम क्या जोड़ें कि आपकी 9 से कट जाए। तो 9 त्रिक 27 होता है, तो x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तभी तो 27 हो रहा है। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 आ गई। तब अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए 2, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 और प्लस 4 कितना होगा, 8। तो आंसर आपका कितना आएगा, 8 आएगा। ये तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आए एक बार दोबारा से वीडियो प्ले करिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको यहाँ पे 9 और 8 का डिविजिबलता, विभाज्यता का नियम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 8 का क्या देखते हैं, लास्ट का 3 नंबर देखते हैं। अगर वो 8 से कट रहा है तो ये संख्या 8 से कटेगी। तो यहाँ y था तो हमें y की ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, 4 रखना था। तब आप y को निकाल लेंगे, उसके बाद x की निकाल लेंगे। तो दोनों वैल्यू जब आ जाएगी तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। रखने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पाइथागोरस ट्रिक पूछा जा रहा है। देखिए ये आपको याद करना होगा, वैसे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, अगर आपको ट्रिक नहीं भी याद है, 3 ट्रिपल आपको याद करना होता है। ठीक है, इसमें आपको बताना था निम्न में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक कैसे निकलता है, आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा। तो क्या करते हो, ये ए होता है, ये बी होता है, ये आपका कर्ण होता है ना, सी मान लो। तो क्या होता है, सी = क्या होता है, a² + b² होता है ना। तो आप निकालते हो, तो वही पाइथागोरस ट्रिक होता है कि
ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो कैसे आप निकाल सकते हो, देखिए जो संख्या विषम से स्टार्ट होगी, विषम आपकी 7 है, तो जो संख्या 7 से जैसे विषम से जो स्टार्ट होगी उसका लास्ट का जो 2 नंबर आप देखोगे वो उसका डिफरेंस एक ही होगा। जैसे 7 के बाद 24 और 25 है तो उसका डिफरेंस 1 है। देखिए जो सम होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। देखिए जो संख्या सम होगी उसका डिफरेंस लास्ट का जो 2 नंबर होगा वो सम होगा। अगर ये तरीका आपको बता रहे हैं जब नहीं याद हो, फिलहाल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तब भी आप आंसर तक ऐसे जा सकते हो, क्योंकि देखिए ये संख्या सम से स्टार्ट हो रही है तो इसका डिफरेंस 2 है, ये संख्या विषम से तो इसका डिफरेंस 2 है। देखिए 7 के बाद 24 के बाद 25 है, यहाँ देखिए सम से स्टार्ट है तो 15 के बाद 17 है, यहाँ देखिए विषम से स्टार्ट है तो 60 के बाद 63 है, तो ये गलत दिया हुआ है। आपसे पूछा था कौन सा त्रिक नहीं है, तो यही त्रिक नहीं है, यहाँ होना चाहिए क्योंकि संख्या विषम से स्टार्ट है तो 60 और 61 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 60 और 63 दिया हुआ है तो ये पाइथागोरस त्रिक आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए विषम से स्टार्ट था तो विषम से स्टार्ट है, देखिए 84 और 85 एक का ही डिफरेंस है ना। अगर ये सम से होता तब यहाँ 2 का डिफरेंस हो जाता। तो इस तरीके से आप भी पहचान सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसे लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पसंद आई कि नहीं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक अगर आपको नहीं आ रहा तब आप ऐसे भी आंसर तक जा सकते हो। अगर कोई संख्या विषम से स्टार्ट हो रही है तो उसका लास्ट का जो 2 नंबर है वो 1 का डिफरेंस होगा, लेकिन अगर सम से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट का 2 नंबर जो होगा इसमें डिफरेंस 2 आ रहा है, जैसे 15 और 17, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन देखिए, उस कोण का माप आपको बताना है जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, निम्न है, ये आपको बताना है। देखिए संपूरक कोण का माप और पूरक कोण का माप, कि संपूरक कोण क्या होता है जिसका 180, जिसका कोण जो होता है वो 180 के बराबर, और पूरक क्या होता है वो 90, ठीक है। तो संपूरक में देखेंगे इसका डिफरेंस 180 माइनस x होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कहा जा रहा है, देखिए जिसके संपूरक कोण का माप संपूरक कोण के पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। अच्छा, संपूरक कोण का माप पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, तो देखिए जो संपूरक होता है उसका डिफरेंस 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, पूरक कोण के 4 गुने के, पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस x। देखिए मैंने यहाँ भी 90 लिख लिया, यहाँ 180 होगा, ठीक है, यहाँ 180 होगा। जो संपूरक होता है वो 180 माइनस x और जो पूरक होता है वो 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 गुना कहा था तो ये 4 यहाँ से आया, यहाँ पे कहा जा रहा है 4 गुना है, पूरक के 4 गुना, तो ये पूरक है, पूरक का 4 गुना। बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, ठीक है। आंसर कैसे लाओगे, देखिए इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे है 4x, यहाँ पे माइनस x है, ठीक है। तो माइनस x को इधर ले जाएंगे, यहाँ माइनस 4x है तो इसको इधर ले आइए, हो जाएगा माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस 4x आएगा, इधर माइनस x है तो यहाँ पे आएगा 3x, ठीक है। अब हमने x वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम इसको ये सॉल्व करना है। ये कितना होगा, 9 चौक 36, मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 में से आपको 180 घटाएंगे तो 180 ही आएगा, ठीक है। अब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 3 छक 18, कितना आएगा, इसको आप काटोगे तो 60 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 60, इसका आंसर क्या होगा, 60 आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई, इसका आंसर होगा 60, ठीक है, 60 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम जो बता रहे हैं वो आप साथ में रफ कॉपी में करते चलेंगे ना, तब आपको चीज़ें, देखिए आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आप ये भी जान जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस नंबर चेंज होता है। बाकी जैसे अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे संपूरक और पूरक कोण, तो संपूरक और पूरक कोण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हर बार, ऐसा तो है नहीं कहीं अलग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी रफ कॉपी में देखिए 2018 का हमने कराया, तो आपको चाहिए कि 2018 का एक सेट में सॉल्व करें, है ना, रफ कॉपी में। उसके बाद 2019 का, उसके बाद हम दिसंबर में भी पेपर हुआ था, 2019 में जुलाई में एक बार पेपर हुआ था और एक बार दिसंबर में पेपर हुआ था, तो इसके बाद हम दिसंबर वाला सॉल्व करेंगे। तो आप अगर साथ में सॉल्व करते चलेंगे तो पेपर टाइम में अगर देख लेंगे तब भी आपको नॉलेज ये हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमने सॉल्व करने का तरीका भी हम बता रहे हैं, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 और 6x तो त्रिभुज अवश्य ही होगा, ये आपको बताना है। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, तीनों माप दिया हुआ है x और 3x प्लस 20 और 6x। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा त्रिभुज होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इन सबको आपको ऐड करना होगा। तो देखिए ऐड सब में प्लस करना होगा, जैसे x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 20 हो जाएगा प्लस 6x, ये इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। अब इन सबको ऐड करोगे, देखिए 3x और x और ये 6 और 4 10x हो गया, 10x में से और ये 20 है, ठीक है। 10x जगह नहीं है इसलिए हम लिखना नहीं चाहते, देखिए 10x हो जाएगा और ये 20 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा 160 आएगा ना। 10x इज इक्वल टू 160 आ रहा है, ये आप समझिएगा, 10x इज इक्वल टू 160, 10x इज इक्वल टू 160। कैसे आया, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, आप इतने बड़े हो गए। देखिए x और ये 3x और ये 6x कितना हो गया 10x हो गया, तो ये 10x हो गया। यहाँ पे 20 है, उधर 180 था, तो 180 में से 20 जाएगा कितना आएगा 160 ही आएगा ना, ये आ रहा है 160, 160 आया। अब इसको आपको काटना है बस, x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कितना आया 16, x की वैल्यू 16 आ गई। जब x की वैल्यू 16 आ गई तो मतलब पहला आपका ये जो है ये x इज इक्वल टू 16 निकला, दूसरा कितना है 3x प्लस 20 है। x की वैल्यू आपने 16 निकाल ली, अब उसके आगे हम देखेंगे, x की वैल्यू आपकी 16 आ गई, ठीक है। अब दूसरा आपको निकालना है, दूसरा कितना है 3x प्लस 20 है, 3x मतलब x की वैल्यू 16 थी तो 16 यहाँ 48 और 48 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका 68 आ गया। तीसरा कितना है 6x, 6 और x की वैल्यू कितनी थी 16 थी ना, x की वैल्यू 16, तो 16 छक्का 96। तो देखिए अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए जिसका एक कोण क्योंकि 90 से ज़्यादा हो रहा है, तो जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है अधिक कोण होता है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर होगा क्या अधिक कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, देखिए आपको ऑफलाइन जो पेपर मिलता है ऐसे हर पेपर में नीचे रफ कार्य के लिए जगह दी होती है, आप यहाँ भी रफ कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज आपको बनाना है ABC और DEF, ठीक है। ये ABC और D त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, देखिए गंदा बन गया। दो त्रिभुज आपको बनाना है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है। पहला क्या है ABC है, बना लीजिए ABC और DEF, DEF। उसके बाद क्या करना है, देखिए दो त्रिभुज है, उसके बाद कोण C किसके बराबर है, कोण F के बराबर है, ठीक है। कोण C आपका कोण F के बराबर है। उसके बाद AC बराबर DF है, AC बराबर ये AC बराबर है DF के, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है यदि, उसके बाद BC बराबर EF है, BC बराबर EF है, BC बराबर EF है। उसके बाद दिया हुआ है यदि AB इज इक्वल टू, AB का मान दिया है 2x माइनस 1 और D का मान दिया हुआ है 5x माइनस 1, तो x का मान आपको बताना है, x का मान आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या लग रहा है, देखिए दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो क्या होता है साइड एंगल साइड, ये सर्वांशकता नियम होता है ना, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये नियम होता है इसके अकॉर्डिंग, तो जब ये बराबर हो तो ये भुजा भी इसके बराबर होगी, जब दो भुजा और एक कोण बराबर है तो इसके सामने वाली ये भी भुजा बराबर होगी, तो ये बराबर होगी, तो AB बराबर और D भी दोनों बराबर होगा, ठीक है। AB और D बराबर होगा, देखिए नेक्स्ट में हम देखेंगे AB बराबर D भी बराबर होगा, तो AB बराबर D ये भी बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू AB की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, और D की वैल्यू क्या है 5x माइनस 4 है। अब आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ 5x है, यहाँ 5x, यहाँ 2x, ये घटेगा कितना आएगा 3x आएगा, 4 को इधर लाएंगे तो 3 आएगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 3 आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है, तो आपको x का मान ही बताना था। x का मान फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काटोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो x का मान
1 आएगा। x की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, तो x का मान 1, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। इसमें क्या कहा रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप p, जहाँ p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्रमशः है, यह आपको बताना है। त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है, पहली 5, दूसरी भुजा 10 और इस तीसरी p है। तो आपने देखिए त्रिभुज का एक नियम क्या पढ़ा है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना, आपने पढ़ा है ना, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो मतलब 5 + 10 ये p से बड़ा होगा। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये बताना है कि p का मान क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 21 और 29 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 + 10 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 और प्लस p, इसका मान भी आना चाहिए 5 से बड़ा। उसके बाद p + 10, p + 5, इसका मान भी 10 से बड़ा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। इसमें आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। आंकड़ा दिया गया है 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13 ये दिया गया है का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। तो x और y के मानों का योग बताना है, तो पहले आपको x और y निकालना पड़ेगा। x का मीडियन कैसे निकलेगा? x का माध्यक कैसे निकलेगा? x का माध्यक कैसे निकलेगा? पहले आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम आरोही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या पहली होगी, सबसे छोटी इसमें 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है 13 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, उसके बाद भी 13 है, फिर क्या है 14 है, फिर 14 है, 4 बार 14 है आपका। ठीक है, ये अपनी रफ कॉपी में करते चलिएगा, नहीं कन्फ्यूज़न होगी। 1 2 3 4 बार हो गया 14। उसके बाद क्या आ रहा है 15, उसके बाद 15 आ गया। 15 भी कितनी बार है? 3 बार 15 हो जाएगा। 3 बार 15, 3 बार 15 है। उसके बाद 16 2 बार है आपका, 2 बार 16 हो जाएगा। और एक बार ही 17 है, 17 एक बार, ये क्या देखिएगा 17 भी 2 बार है आपका, 17, 16 भी 2 बार है। ठीक है, तो ये देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 संख्या है। तो मतलब 7 इधर हो जाएगी, 7 इधर और एक बीच में आपका 15, जो बीच में आएगा वही इसका मीडियन हो जाएगा। तो 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 हो गया। अब इधर से जोड़ेंगे हम, देखिए जिसको नहीं आता 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, यहाँ तक 7 है। बीच में क्या आ रहा है 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। और y की वैल्यू क्या करनी है? y में क्या करना है? जब y निकालोगे आप तो y के 8 के स्थान पर आपको 18 करना है। 8 के स्थान पर 18 करना है, तो पहले 8 आपको हटा देना है। ठीक है, 8 आपने हटा दिया, 8 के स्थान पर 18, तो 18 बड़ा है, 18 आपका आएगा लास्ट में। अब आपको काउंट करना है बीच में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक 7 आ रहा है। इधर से काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 यहाँ आ रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है 15। तो y की वैल्यू 15 हो गई, x की वैल्यू 14। दोनों को आपको ऐड करना है, 14 और 15, x और y का, क्योंकि आपको मान ही बताना था। देखिए x और y का मान बताना था, योग बताना था। तो x का मान 14 आया, y का मान कितना आया 15, तो 14 15 29 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 40 देखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिकता एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल गेंद की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, ये आपको बताना। देखिए अब प्रायिकता,
अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ना बहुत चीज़ें आपको पता चली जाती हैं। देखिए क्योंकि अब प्रायिकता से आपको पता चला कि प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तब आप प्रायिकता वाला टॉपिक पढ़िए, है ना, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता क्या होती है। देखिए नीचे क्या होता है, नीचे आपका टोटल होता है, टोटल कितना है देखिए 3 2 5 और 5 10, नीचे आपका जो टोटल होता है वो लिखा जाता है, ऊपर जो आपको निकालना होता है, जो आपकी यादृच्छिकता, जो आपकी इच्छा होती है वो होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, तो मतलब लाल रंग की नहीं है जो निकाली गई है, तो मतलब वो 5 निकल जाएगा। 5 नहीं है तो मतलब बची कितनी, सफ़ेद और नीली 5 ही बची आपकी, तो ये 5 हो जाएगा। बस आपको काटना है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, 4 ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, क्योंकि आपको ये कहा गया था कि लाल जो है वो नहीं निकालना है, तो लाल कितनी है 5 नहीं निकालना है, 5 निकालना है, तो 5 नीचे आपका टोटल होता है और ऊपर जो आपको निकालना होता है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 8 मीटर है तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसका आयतन मीटर स्क्वायर में क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए घनाभ क्या कैसे बनता है आपको दिखा देते हैं, घनाभ आपका कैसे बनता है। देखिए घनाभ आपका ऐसे बनता है, देखिए घनाभ है, घन नहीं है, ऐसे बनता है घनाभ। तो आप बना ही लेते होंगे, एक बार आपको दिखा दे रहे हैं जो नहीं बना पाता हो। देखिए ये आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। घनाभ में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये आपकी 8 मीटर है, चौड़ाई इसकी कितनी है, चौड़ाई इसकी 6 है, ठीक है, और h नहीं दिया हुआ है, h इसका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है। अब आपको लगाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया, आयतन आपसे पूछ रहा है, तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के हम h की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आयतन हमारा निकल जाएगा, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना। ऊंचाई पहले हमको निकालना होगा, ऊंचाई आपका कैसे निकलेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2 × LB + BH प्लस क्या होता है HL होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको समझते चलिएगा, अगर आपको चीज़ें लिखी हुई नहीं समझ में आ रही हो तो। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 194, तो 194 इज इक्वल टू देखिए 2 × L का मान कितना है 8 है, लंबाई 8 है, B का मान कितना है 6 है, 8 × 6 प्लस में करेंगे, B का मान कितना है 6H प्लस, क्योंकि H की वैल्यू आपको नहीं पता है, फिर L की वैल्यू कितनी है, लंबाई कितनी है 8H हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। आप साथ में रफ कॉपी करते चलिएगा, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये देखिए हो गया। अब आपको ये सॉल्व करना है, ये 194, 2 को इधर लाओ, इससे काटो, कितना आएगा 97, 2 9 18 और 2 7 14, 97 आ रहा है ना, इधर हो गया 97, इधर क्या है 8 6 48, ये हो गया 48 और ये 8 6 14H, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसके आगे हम करेंगे सॉल्व। देखिए आपको वीडियो से जल्दी जल्दी लाइक करना है, ताकि हमारे जो है वो आपको सोर्सेज अच्छे से मिल पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ा लेते हैं लेकिन सोर्सेज आपको मिल नहीं पाते हैं। देखिए इसमें आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अदर हम किसी तरीके से आपको पढ़ा भी नहीं सकते, यही एक तरीका है। देखिए अब आपको देखिए आपने क्या निकाला था, आपने काटा था, वैल्यू कितनी आई थी, इधर 97 आया था। अगर आप रफ कॉपी कर रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में इधर आपने कितना निकाला था 8 6 48 निकाला था, और प्लस में कितना था 8 6 14H था, ये वैल्यू थी आपकी। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है। अब इसको आप इधर लाओगे, माइनस करोगे, 97 से 48 जाएगा, कितना बचेगा 97 से 48 जाएगा 17 और 8 गया 49 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 49 बचेगा इज इक्वल टू ये 14H बचेगा, ठीक है, 14H ये कट जाएगा। H की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 49/14 आएगा ना, यहाँ से निकालोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा ना, तो H की वैल्यू कितना आएगी 49/14, मतलब ये कटेगा। फिर उसके बाद में हम आपको काट के दिखाते हैं कितना आया 49/14 आ रहा था, ठीक है। ये आप करेंगे इज इक्वल टू H था, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, H की वैल्यू कितनी आई 7/2 आएगी। अब आपको H की वैल्यू निकल गई। अब आप आयतन निकाल सकते हो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH,
इंटू एच, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितना निकाला अभी आपने 7/2। इसको आप काटोगे 2 चौके 8, तो 8 छंग 48, ठीक है। 8 से आपने काट दिया 2 चौके 8, तो मतलब 4 छंग 24, ठीक है। 24 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 गुणे 7 करना है आपको, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना था, 7 से करना था, है ना। तो ये देखिए 7 चौक 28, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 28, लास्ट में 28 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई ना भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 8 आ रहा है ना, तो ये तीसरे ऑप्शन में ही लास्ट में 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, आधा करके अगर आपका आंसर आ रहा है तो, नहीं तो अगर तीनों में ऑप्शन, अगर अभी 2 ऑप्शन में लास्ट में 8 होता तब आपको करना पड़ जाता, लेकिन देखिए एक ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई थी, उसको हम एच की वैल्यू वहाँ से निकाल ली, उसके बाद आयतन में हम रख दिए। अब देखिए समलंब, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में आपको बताना है। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में पूछ भी रहा है, तो ये चेंज करने का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू शीर्ष लंब जो दिया हुआ है हाइट, और पहली भुजा और दूसरी भुजा a + b होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है समलंब का। तो h की वैल्यू दिया हुआ है 7, a + b, तो a का मान देखिए, एक भुजा तो आपकी कही जा रही है कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर से, एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब एक भुजा अगर x है तो दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब x + 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, h की वैल्यू आपके पास 7 है, इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व कर ही लोगे ना। अब यही सॉल्व करते हैं तो इसमें जगह नहीं बचती, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल है, देखिए x ऐड हो जाएगा 2x + 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी समलंब ये इक्वल टू, यहाँ पे 105 दिया हुआ था, समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ये समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो समलंब का क्षेत्रफल ये 105 इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आप काट भी सकते हो, ये 7 से कट जाएगा, इधर से 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, इधर आ जाएगा 15, और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू 2x + 6 होगा। देखिए 30 इक्वल टू 2x + 6, हमने जो बताया अगर आपने रफ कॉपी में लिखा होगा तब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर आपको माइनस करना है, 2x इक्वल टू 6 माइनस करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, तो 24 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, 12 आ जाएगा। x की वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 इसमें कहीं दिया हुआ है क्या, 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, 12 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं 12 आंसर नहीं होगा। देखिए आपसे पूछा था बड़ी भुजा, अभी तो आपकी छोटी भुजा आई है, आपसे पूछा गया था देखिए, तो लंबी भुजा का मान बताना है। तो पहली भुजा x थी, दूसरी क्या थी, x + 6 थी ना, तो आपको 12 में जो है वो +6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 18, इसका आंसर होगा फर्स्ट, 18 इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए आपने जो आंसर निकाला x इक्वल टू आपकी मान कितना आया, 12 आया, तो ये पहली भुजा थी, दूसरी भुजा आपने x + 6 निकाला था, तो x का मान 12 आया है, तो 12 + 6 जब ऐड करोगे तो 12 × 6 कितना होगा, 18, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये देखिए बेलन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी आपको सॉल्व करना होगा। देखिए 15 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करने होंगे, उसके बाद 15 जो है 10 क्वेश्चन वो आपके पैडागोजी के रहेंगे। देखिए आधार की त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। पाई इक्वल टू 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको लेना है, पाई का मान लेना है। देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ भी देखिए आयतन निकालना है, और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो पहले वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन आपका ऐसे ही बनता है ना, ये आपका बेलन हो जाता है। बेलन क्या होता है, आधार का क्या होता है, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई क्या होता है बताइए। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है, देखिए ये इसका हो जाएगा, इसका परिमाप 2πr और ये h, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr h आएगा,
ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr/h और 2πr/h होगा 2πr/h, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी है। 2 पाई का मान कहा जा रहा है 3.14 रखिए, आर का मान 3 है, एच की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगी। इज इक्वल टू क्या है 94.2 दिया हुआ है, ठीक है। एच इधर आएगा 94.2। अब ये चीज़ें आपको रफ कॉपी में सॉल्व करनी है। रफ कॉपी में सॉल्व करके हमें बताइए कि कितना आएगा आपका, जल्दी जल्दी बताना है। फिर आप एच की वैल्यू जब निकाल लोगे, एच की वैल्यू आपको निकालना है, बताइए कितना आएगा। एच की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे, फिर एच की वैल्यू जब निकल जाएगी तब आप आयतन निकाल लोगे। आयतन का πr² होता है ना, तो πr² का मान, आर का मान पता है, एच का मान नहीं पता था, इसीलिए हमें इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ रहा है ना। एच की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि आपसे आयतन पूछा हुआ है, तो आयतन इज इक्वल टू क्या होता है πr² होता है, πr²h। पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, एच का मान 5 है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 × 5 = 45। 45 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 45, तो 5 चौके 20, कितना आएगा आपको बताना है। इसका आंसर होगा 141, 141 आएगा, ठीक है। 141 आएगा, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल आपको मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बस आपके ख़त्म हो रहे हैं। 14 क्वेश्चन आपने देखिए पूरा कंटेंट का कर लिया। यदि 14, 12, 34 तथा 30 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो आपको 12x + 9 का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको मान बताना है। तो देखिए, क्योंकि क्या दिया हुआ है 12 है, तो x की वैल्यू पहले निकालोगे तभी तो 12x + 9 जो अंडर रूट में है इसकी वैल्यू निकाल पाओगे ना। बिना x की वैल्यू रखे आप इसका मान निकाल ही नहीं सकते। तो x का मान आपको यहाँ पे निकालना है। कहा जा रहा है प्रत्येक में x जोड़ा जा रहा है समानुपात, और इस क्रम में की प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो देखिए 14 में हर संख्या में आपको x जोड़ना है, तो 14 + x अपॉन नीचे क्या है 12 + x, सब में x आपको ऐड करना है। दूसरी क्या है 34 + x, उसके बाद क्या है 30 + x, सब में x ऐड करना है। बस इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको वैल्यू सॉल्व करनी होगी। देखिए 30 का जब इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 चौके 12, मतलब आएगा 420। 420 आ गया ना, 14 × 42, तो 420 आपका हो गया, ठीक है। 420 फिर x है, x का मल्टीप्लाई x से करोगे क्या होगा x² हो जाएगा। फिर 12 को फिर करना है 34 से मल्टीप्लाई, यह आपको खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 और 34 का मल्टीप्लाई करिए, 408 हो जाएगा। हाँ, फिर x का x से करोगे x²। तो देखिए दोनों साइड x² आ रहा है, तो दोनों साइड x² कट जाएगा आपका, ठीक है। एक बार आपको 14 का मल्टीप्लाई 30 में, फिर 14 का x में 14x हो जाएगा, फिर x का 30 में 30x हो जाएगा, फिर x का इसमें x² आ जाएगा। दोनों तरफ x² आ जाएगा, वो कट जाएगा। सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए 14 और 30 का करोगे आएगा 420, प्लस 14 का x में करोगे होगा 14x, फिर x का करोगे 30 में हो जाएगा 30x, ठीक है। फिर x का करोगे x में होगा x²। अभी आपने एक राउंड किया, आपने इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, अब आपको इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसीलिए हमारे पास जो है स्पेस कम पड़ रहा है। देखिए 12 का 34 से करोगे कितना होगा 12 का 34, तो 100 कितना आएगा 408 आ रहा है, 408 हो जाएगा, ठीक है। ये जगह नहीं बच रही। देखिए दूसरा का मल्टीप्लाई हम आपको बता रहे हैं, रफ कॉपी में करते चलेगा, नहीं बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। कितना होगा 408 होगा, मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। जब पूरा मल्टीप्लाई आप कर लोगे तब आपके पास क्या आएगा 2x = क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करोगे तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। तो जब x की वैल्यू 6 आ गई तो आपको यहाँ पे रखना है 12,
12 गुणे 6 कितना, 12 छंग 72, 72 में 9 ऐड करोगे कितना होगा, √81। √81 का मतलब क्या होता है, 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सब में एक्स ऐड करना था, एक्स ऐड करने के बाद बस तिरछा गुणा करना था, गुणा करने के बाद आप एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ आपको रखना था। एक्स की वैल्यू 6 आई है तो 12 छंग 72, 72 और 9 81, 81 का अंडर रूट क्या होता है, 9 होता है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको बताना है, एक समषट्भुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, ये बात तो गलत है। 10 भुजा वाले एक सम बहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, ये बात तो सही लग रही है। एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, क्यों नहीं होती सममित रेखा, एक वृत्त की कई सारी सममित रेखा हो सकती है ना, कह रहा कि कोई सममित रेखा नहीं होती, ये बात गलत हो जाएगी। एक कोण की 2 सममित रेखा होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, ये भी आपका देखिए सॉल्व ही करना है। कहा जा रहा है एक्स का वह मान जो समीकरण दिया गया है, देखिए 10 x + 6 + 8 x - 3 = 5, 5x - 4 को संतुष्ट करता है, वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही वैल्यू जिसमें आएगी, जो वैल्यू सेम आ जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले को आप सॉल्व करिए, देखिए इसमें क्या है, हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट आपको पेपर में करना कोशिश करनी चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको पेन ना उठानी पड़े। अब देखिए आप 10 का x में करोगे तो 10x हो गया, और इसमें पहले x का हम कर लेते हैं, 10x हो गया, और 8 का x में करेंगे 8x, तो मतलब कितना हो गया, 18x हो गया आपका। x का मल्टीप्लाई आपने इधर का कर लिया। ठीक है, अब 10 का 6 में करोगे 60, और 8 का 3 में करोगे 24, तो 60 में से जब 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60, 24 माइनस करोगे तो कितना होगा, 30 वो बचा और 6 इधर बचा, कितना हो गया, 36 हो गया। प्लस में आएगा ना, प्लस 36 हो जाएगा। अब इधर का सॉल्व करते हैं, इधर क्या है 5, इधर आएगा 25x, इधर आएगा आपका 25x माइनस कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 25x होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 25x है, यहाँ पे 18x है, तो 18 को उधर ले जाएंगे, 25 में से 18 जाएगा कितना आएगा, 25 में से 18 जाएगा तो आएगा 7x, फिर क्या बचा, फिर 20 को इधर लाएंगे तो 36 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 36 में से 20 जाएगा, ये 20 जाएगा नहीं क्योंकि ये माइनस में है, इधर आके ऐड होगा, तो 36 और 20 ऐड होगा, ये प्लस में आएगा, 36 20 कितना होगा, 36 20 56 हो जाएगा, 7 8 56, एक्स की वैल्यू 8 आई, एक्स की वैल्यू 8 आई, तो आपको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें वैल्यू 8 है, क्योंकि आपने इसकी वैल्यू 8 निकाली है, इसकी वैल्यू 8 निकाली है, तो आपको ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व करना है जिसमें एक्स की वैल्यू 8 आई जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 5x है और यहाँ 5 ये 15। आप देखिए पेन ना उठाएं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ये बहुत इजी तरीका होता है। ठीक है, पेन को उठाएंगे तो टाइम, जब आप ऐसे सॉल्व करने लगते हो ना तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। देखिए यहाँ 5x हो रहा है, यहाँ -15 है, तो ये 4x हो जाएगा, और ये -15, तो इसमें तो आएगा नहीं। दूसरे में देखेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 15, और इधर 2x + 1 है, तो इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, देखिए 2x और ये 5x इधर और +4 है। तीसरा देखिएगा, तीसरे में भी नहीं आएगा। चौथा दिया हुआ है, देखिए 5x - 5, मतलब 5x और ये इधर 2x है। ठीक है, 2x और ये 5x, इधर हो जाएगा 3x, और इधर -25, और ये 3 दूनी 6, और 1 हो जाएगा 15 1 16। तो देखिए ये 5x, ये जो दिया हुआ है 5x - 5 = 2x माइनस, ये इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसकी वैल्यू 8 आई है, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है 11x - 16y + 7a प्राप्त करने के लिए आपको 5y - 13x - 8a में से क्या घटाना चाहिए। अच्छा, इससे आपको क्या घटाना चाहिए कि ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए। देखिए हम घटाएंगे, आपको घटाना है नीचे वाले से, मतलब 5y माइनस क्या है, 13x है, -8a,
आपको घटाना है को में से क्या घटाना चाहिए कि ये प्राप्त हो जाए। ये आप घटाओगे तो पहले 11x दिया हुआ है तो x के सामने x के नीचे हम x लिखेंगे और y के नीचे y वाले लिखेंगे। तो पहले आएगा -16y आएगा, फिर क्या है प्लस का 11x है, फिर प्लस का क्या है 7a है। ये आपको घटाना, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसको आप माइनस करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा ये आपको बताना है। देखिए क्योंकि a की वैल्यू भी डिफरेंस दी गई है तो -8 और -7 15 होगा और कितना -15 होगा। तो -15 किस में दिया गया है, -15 देखिए किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक ही आप अगर घटा लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 7 यहाँ 15 हो रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है तो -15 एक में दिया गया, इसमें +15, इसमें माइनस है प्लस है तो होगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी घटा सकते हो। पूरा देखिए यहाँ पे प्लस है, ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है, तो 16 5 21 हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें 21y है। फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। 13 और 11 जुड़ेगा कितना आएगा, 13 11 24 हो जाएगा आपका, ठीक है, -24। तो ये 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्या करना है, पूरा नहीं घटाना। अगर आपका आंसर आए केवल एक के घटाने से आ रहा है तब भी आप जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि वहाँ टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शायद स्टार्ट हो रहे हैं। कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। इसमें कहा जाए गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। देखिए जो गांव से आते हैं बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें विविध गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों नहीं है, उन्हें गणित की आवश्यकता क्यों नहीं है। गणित तो हर जगह, अभी आप सामान लेने जाते हो तो वहाँ भी आपको 2 + 5 3 ये सारी, कि आपको कितना वापस कर रहा है, आप कितना पैसा दे रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको कोई सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। सेकंड में कहा जा रहा है उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, तो ये बात सही है। देखिए यहाँ बच्चे के हित में भी बात हो रही है, तो बेस आपको यही देखना है कि जो वो ऑप्शन बच्चे के हित में हो वो ऑप्शन आपका लगभग करेक्ट ही होता है ना। जहाँ बालक करके सीख रहा हो तो ये सारी बातें जो होती है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। थर्ड में कहा जा रहा है उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। उनकी गणित में संचालन निपुणता जो है वो निकृष्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। इसमें आपको करना है निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बताना है कौन सही है कौन गलत। देखिए अभिगृहीत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, ये बात तो ठीक है। अभिगृहीत क्या है, जिसे केवल मान लिया जाता है। जैसे हम 5 बोल रहे हैं तो 5 आपको पता है, हाँ 5 बोल दे तो 5 आप मान लेते हो। ये तो है नहीं कि 5 आपको सिद्ध करना होता है। हम 4 बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, तो ये सब केवल मान लिया जाता है, हाँ ये संख्या 2 है। अब इसको आपको कोई प्रूफ थोड़ी ना करना है। तो अभिगृहीत आपका यही होता है। जैसे छोटा, तो ये मान लिया जाता है, ये छोटा है ना, ये माना गया है, तो ये बात ठीक है कि अभिगृहीत प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर सेकंड कहा जा रहा है अभिगृहीत विशेष प्रमेय है, तो विशेष प्रमेय है, अभिगृहीत परिभाषाएं हैं, इसे सिद्ध करने, ये बात गलत हो जाएगी। केवल ए दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, ये आपको बताना है। अच्छा, अशुद्धि, जो बच्चे गलतियां करते हैं तो गलतियां जो है निरीक्षण करने पर कौन सा प्रकाश नहीं डालता, ये बताना है। तो बच्चों की गलतियां क्या होती हैं, उसे अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना है। अब बच्चे गलतियां करेंगे तो हमको ये पता चलेगा हाँ ये यहाँ गलतियां कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, है ना। अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें आपको समझ भी नहीं आ रही, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको कमेंट के बॉक्स को लिया जाएगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा, है ना। तो गलतियों को अनदेखा हम कर देंगे, आप हमसे क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम अनदेखा थोड़ी ना करेंगे। ये नहीं करना आपको क्लास में छोटे बच्चों के साथ, ठीक है। तो यही नहीं करना चाहिए। और पूछा था प्रकाश कौन सा नहीं डालता, तो फर्स्ट ही नहीं डालना चाहिए, तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। सेकंड में कहा जा रहा है वे अधिगम का हिस्सा है, बिल्कुल अधिगम का हिस्सा, वो लर्निंग का एक हिस्सा होता है ना। जब हमें पता चल जाता है बच्चे यहाँ गलतियाँ कर रहे हैं तो इसी को अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं, तो ये अधिगम का हिस्सा हो जाएगा, ये बात ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है, थर्ड में वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यांकन स्रोत है, ये भी बात ठीक है। वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं के आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बिल्कुल फीडबैक मिलता है हमें ना कि हाँ इन बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर को फीडबैक मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरे दिन उसको पढ़ाती हैं। तो सारी बातें सही हैं, ये आपको नहीं करना है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो गणित एक क्या है, उपकरण है। मैथमेटिक्स इस टूल है, एक टूल है, बिल्कुल एक उपकरण है ना।
बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैथमेटिकल के, है ना। तो ये गणितीय उपकरण है, ये बात तो ठीक है, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। और सेकंड क्या है, गणित एक प्रकार की कला है। हाँ, ये भी बात ठीक है, गणित एक प्रकार की कला है आपकी। गणित एक भाषा है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ए बी आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके होंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है यह सिद्ध करने के लिए कि √, एक परिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो ये आगमन नहीं है, निगमन नहीं है, यह है क्या, प्रतिवाद है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। देखिए पेडागॉजी के क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होते हैं, क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है, ये आपको बताना है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल जो लगा होता है, लगभग वो ऑप्शन गलत ही होता है। केवल कागज कलम कार्य उपयुक्त है, तो इससे हम केवल आकलन उसका नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, ये बात सही हो जाएगी, यही आपकी करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप करना, डिस्कशन करना, ठीक है, और एकाएक विचार, ठीक है, एकाएक विचार करना लाभदायक हो सकता है, ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। ये गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन पर अभ्यास पर प्रकाश डालेगा। थर्ड में कहा जा रहा है आकलन उत्पादन के अनुकूलन और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर, केवल उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा कर दी, देखिए उपेक्षा नहीं करनी है आपको, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आप ये देखा करें, हम देखिए जहाँ भी गलत करते हैं ये आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको देखना चाहिए कि टीचर कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है, ये सारे पॉइंट पकड़ने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। गणितीय अधिगम में से कौन सा कथन सही है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ये बात तो ठीक है, हर व्यक्ति गणित सीख सकता है ना, ये तो कोई फिक्स्ड नहीं है कि ये बच्चा काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, ये है ना, ये तेज है, ये धीमा है, तो हर व्यक्ति जो सीखेगा वो गणित सीख सकता है, ये बात तो ठीक है। सेकंड में कहा जा रहा है कि लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं भाई गणित, ये बात क्या है बताओ। आपको बच्चों को कहीं भी अगर जिस ऑप्शन में बच्चे के हित में बात नहीं, वो ऑप्शन लगभग करेक्ट होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी ना। लड़कियां तो हर फील्ड में लगभग तेजी हो रही हैं, फिलहाल ये ऑप्शन गलत होगा। कहा जा रहा है कि लड़कियां जो है वो गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। थर्ड में कहा जा रहा है गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। भाई ये फिक्स थोड़ी ना किया गया है कि गणित आपके लिए, गणित आपके लिए कोई भी पढ़ सकता है। फोर्थ में कहा जा रहा है अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, ये बात भी गलत हो जाएगी, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो आपने किसको पढ़ा, वेन हिलो को पढ़ा होगा, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की जो भूमिका है वो वेन हिले ने बताया, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ना कि ये, ठीक है। आपने मैथ की पेडागॉजी पढ़ी होगी तो उसमें वेन हिले को पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या है। संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। विकल्प विधि से देखिए छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसी को छोड़कर। आपको एक को छोड़कर बताना है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल एक को छोड़कर। पहले सन्निकट हल प्राप्त करने के लिए क्षमता को प्रोत्साहित करना, समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, विद्यार्थियों के लिए ऐसे
उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के लिए कौशल को विकसित करना। बताइए कौन नहीं होगा। ये आपको बताना है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। आंसर बताइएगा इसका 57 का क्या होगा। एक ऑप्शन आपका देखिए गलत होगा, वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, यही नहीं होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, फिर आपके आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कहा जा रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, का मान आपको बताना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, इसको बताइए आप। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, केवल बहुत ईजी है सॉल्व करना है। बॉड मास लगाना है आपको। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले आपको डिवाइड करना होता है। बॉड मास आपको ध्यान में रखना है, बॉड मास। ठीक है, ये करना होता है, ऐसा नहीं कुछ भी करते जाओ। पहले आपको डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 को 2 से भागो 2 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 6 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर कितना है? 3 और ये -3 और ये -3। बताइए कितना होगा। पहले ये बड़ा ब्रैकेट है ना, पहले बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे। 13 × 39 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 13 × 39। और ये 6 ऐड करोगे हो जाएगा 45। 45 फिर माइनस करोगे तो ये आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 13। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। पहले आपको देखिए डिवाइड हटाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर घटाना है, फिर क्या करना है? फिर ऐड करना है, फिर घटाना है। ठीक है, बॉड मास को आपको ध्यान में रख के करना है। इसका आंसर 13 ही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर 13 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अवरोही और आरोही क्रम में लगाने के लिए। ये भिन्न दिया हुआ है, आपको बताना है अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अवरोही क्रम में आपको बताना है, आंसर करिएगा। पहले क्या आएगा? पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, सबसे बड़ा नंबर पहले ये आपको सॉल्व करना होगा। देखिए क्योंकि ये कौन सा भिन्न है? प्रॉपर भिन्न है ना, क्योंकि देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है सबका। देखिए ये अंश छोटा, हर बड़ा, अंश छोटा, हर बड़ा। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस निकालिए। देखिए 44 और 49 का ये 5 आएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे, पहले 5 आया, इसका डिफरेंस निकाले 33, इसका भी 5 आएगा, 33 5 38, और इसका 22 25, इसका 3 आएगा, और इसका क्या आएगा 24, और ये इसका भी 5 आ रहा है। अब हम ये जो नंबर आता है इसका डिफरेंस निकालने के बाद ये जो आपने 5 लाया, इसको आपको ऊपर वाले नंबर से भाग करना है। तो जब 5 को 44 में भाग करोगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, एक एक नंबर करिए, बस आपको अंदाज़ा लग जाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। उसके बाद आपको देखिए 5 को 33 से भाग करना है तो 5 6 30 आ जाएगा। उसके बाद 3 को आपको 22 से भाग करना है तो 3 6 18, 3 7 21, 7 बार में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 को आपको 24 से भाग करना है, अंश से भाग करना है। डिफरेंस निकालने के बाद अंश में भाग करना है आपको। 2 नंबर तक आप ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए पहले नंबर से ही निकल जाएगा, सारा नंबर अलग अलग आ रहा है। जब सेम आ जाता तब आपको 1 अंक और ले जाना होगा। तो 5 को 24 से भाग करोगे तो 5 चौके 20। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है 8 7। पहले ये इधर आ जाएगा, बाकी सारा सही दिया हुआ है ना। पहले नंबर पे आएगा 44/49, पहले आएगा 44/49। किस में है? ये देखिए 2 ऑप्शन में दिया गया है, पहला और ये सेकंड तो आपका होगा नहीं। 44/49 तो ये आपका आ जाएगा ये। उसके बाद कौन सा आएगा? ये आएगा 7 आ रहा है, तो 7 किसका है? 22/25 का है।
22/25 ये इसमें दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपको अवरोही लगाना था, सबसे बड़ा आपका 8 है, तो ये मतलब हमने इसका निकाला था। तो पहले 44 वाला आएगा, फिर 7 वाला आएगा, 7 का 22/25 है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। आप इस तरह निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। नहीं वर्ड ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणन साहचर्य होता है, तो बिल्कुल गुणन जो है वो साहचर्य होता है, ये बात सही है, लेकिन कौन सा बताना है सही नहीं है वो। भाग क्रम विनिमय होता है, देखिए भाग जो है वो क्रम विनिमय रूल जो होता है आपका वो एडिशन पर लगता है या मल्टीप्लाई पर लगता है ना, ये होता है। देखिए 2+3 अगर 5 आ रहा है तो आप इसे अगर 2+5 भी जोड़ोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन ये चीज़ें आपका भाग पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये भाग पर नहीं लगता, ये गुणा और जोड़ पर लगता है, भाग पर आपका नहीं लगता, इसलिए ये सही नहीं है। पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए सेकंड वाला सत्य नहीं है। थर्ड में कहा जा रहा है एक गुणात्मक तत्समक है, तो ये भी आपका ठीक है। एक जो होता है आप एक को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 4 को 1 से करिए या 5 को 1 से करिए, 10 को 1 से करिए, तो एक ये तत्समक होता है, वैल्यू में आपके चेंज नहीं होगा। और योग का जो तत्समक होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, 0 किसी नंबर में भी जोड़ोगे तो नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा में जो है 1 होता है। ठीक है, तत्समक 1, ये बात ठीक है। व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता, देखिए इसमें दिया गया है। व्यवकलन क्या होता है, घटाओ। घटाओ मतलब अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही, इधर दिया गया है सब्सट्रैक्शन। घटाव जो होता है व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, ये बात ठीक है। घटाव का रूल जो है वो नहीं लगता, केवल गुणा और जोड़ पर ही लगता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है। भाग क्रम विनिमय नहीं होता, यही आपसे पूछा था, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे आपके मैथ के जुलाई 2019 में, जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने बताया आपको चीज़ें हो सकता है नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि स्पेस नहीं होता, जो लिखना होता है ना इससे लिखा नहीं जाता। अगर और किसी तरह का अगर बोर्ड होता हमारे पास तब हम आपको आसानी से सॉल्व करके बता पाते, लेकिन अगर आपने हमारे साथ सॉल्व किया होगा, साथ में रफ कॉपी किया होगा, तब आपको चीज़ें समझ